नमस्कार, तो मैं सरोज स्वागत करती हूँ आपका आज की इस क्लास में और आज की जो क्लास है ये रहेगी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस इसमें हम पढ़ने वाले हैं सीटैट के लिए पेपर नंबर 2 के लिए ये क्लास रहेगी। और जैसा कि आपको पता है कि सीटैट में जो शिक्षा शास्त्र और जो बाल विकास वाला जो पोर्शन होता है उससे रिलेटेड भी 30 क्वेश्चंस इस एग्जाम्स में आते हैं। और ये जो आज की क्लास में हम क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं ये लगभग 50 क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं ये प्रीवियस ईयर्स की जो जितने भी परीक्षाएं हुई हैं एग्जाम्स हुए हैं उनसे उन पर आधारित ये जो क्वेश्चंस हैं वो रहेंगे, यानी कि एक तरह से पीवाईक्यू ये क्वेश्चंस हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आपने क्लास में बने रहना है एंड तक। और अगर आपको क्लास मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास जो है वो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। तो आज की क्लास में जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है कि बाल विकास के किस चरण में बच्चे जो हैं वो अमूर्त सोच विकसित करना शुरू करते हैं। तो अमूर्त सोच विकसित करना कौन से किस चरण में शुरू करते हैं, यानी कि ये है ये जो चारों चरण हैं ये किसके द्वारा दिए गए हैं, ये दिए गए हैं जीन प्याजे के द्वारा। तो जीन प्याजे के किस चरण में जीन प्याजे ने जो एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो सिद्धांत दिया गया है उनके द्वारा, उसमें जो वो कहते हैं तो बच्चे उनके कौन से सिद्धांत के किस चरण में बच्चे जो है वो अमूर्त सोच विकसित करना शुरू कर देते हैं। तो अमूर्त सोच को बच्चे जो है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे शुरू करते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे जो हैं वो अमूर्त सोचना जो है वो शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट टू क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो टू क्वेश्चन में आता है कि निकस निक, निकट निकटस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जेडपीडी की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। तो जेडपीडी की यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की थ्योरी जो दी गई है वो दी गई है लैब वाइगोत्स्की के द्वारा। ठीक है, तो लैब वाइगोत्स्की और एक हो गए जीन प्याजे और तीसरे हैं कोहलबर्ग। तो इन तीनों से रिलेटेड जो हैं वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं। तो ये तीन हैं, जीन प्याजे, कोहलबर्ग और लैब वाइगोत्स्की। तो सीटेट के एग्जाम में मैक्सिमम इन तीनों से रिलेटेड ही क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो इन तीनों ही थ्योरीज को आपने अच्छे से पढ़ लेना है। तीनों की जितनी भी इनके द्वारा थ्योरीज दी गई हैं, जो भी इनके द्वारा थ्योरीज दी गई हैं वो आपने पढ़ लेनी है बहुत अच्छे से, क्योंकि एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो अगर आपने इन थ्योरीज को अच्छे से पढ़ना है या बहुत आसान तरीके से समझना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर इनके नाम से सर्च कर सकते हो। आपको ये थ्योरीज जो हैं वो आसान वे में और सिंपल वे में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम होता है। तो अधिगम क्या होता है? ठीक है, एक प्रगतिशील एक प्रोग्रेसिव जो क्लास है उसमें जो अधिगम है यानी कि लर्निंग है वो क्या होती है। तो लर्निंग होती है वहां पर सक्रिय अन्वेषण और बातचीत के माध्यम से। ठीक है, तो सक्रिय अन्वेषण और बातचीत के माध्यम से वहां पर जो है वो अधिगम यानी कि लर्निंग जो है वो वहां पर हो रही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सक्रिय अन्वेषण और बातचीत के माध्यम से जो है एक प्रगतिशील कक्षा में जो है वो अधिगम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है समावेशी शिक्षा। ठीक है, समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन मोटिव आपने बताना है या मेन ऑब्जेक्ट आपने बताना है। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है या मेन मोटिव है वो क्या है, वो है सभी बच्चों को एक साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और सभी बच्चों को। ठीक है, यानी कि बच्चा जो है वो चाहे किसी भी क्षेत्र का है या बच्चा जो है चाहे वो किसी भी तरह का बच्चा है। ठीक है, तो सभी बच्चों को एक साथ कक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो प्रदान करना जो है वो समावेशी शिक्षा का जो एक
आप ऑब्जेक्ट कह सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि बच्चों में सृजनात्मकता, ठीक है, यानी कि क्रिएटिविटी जो है उसको बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक टीचर जो है बच्चे की क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए टीचर जो है वो क्या कर सकता है, ठीक है। तो एक टीचर जो है बच्चे की क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए उसे क्या करना चाहिए, उन्हें अलग अलग सोचने और समस्याओं का हल करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्हें किन्हें, उन्हें से यहाँ मतलब है बच्चों को, ठीक है। तो बच्चों को जो है अलग अलग सोचने और किसी भी समस्या जो है उसको हल करने के लिए प्रेरित जो है वो करना चाहिए, ठीक है। तो बच्चा जो है वो उसको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे देना और उसमें बच्चे को कहना कि आप इस प्रॉब्लम का स्वयं सॉल्यूशन निकालेंगे, चाहे आप किसी भी तरह से निकालो, तो बच्चे की क्रिएटिविटी जो है वो स्वयं बाहर निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है मूल्यांकन से रिलेटेड। तो मूल्यांकन जो है यानी कि इवैल्यूएशन जो है उसका प्राथमिक उद्देश्य यानी कि उसका आपने प्राइमरी ऑब्जेक्ट बताना है, ठीक है। तो मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन का जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए कि अधिगम प्रक्रिया में सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करना है, यानी कि फीडबैक प्रदान करना है, ठीक है। तो फीडबैक देना कि अधिगम जो प्रक्रिया है यानी कि लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें आपने सुधार के लिए जो है वो फीडबैक देना जो है वो मूल्यांकन का प्राइमरी ऑब्जेक्ट जो है वो कहलाता है, ठीक है। तो मूल्यांकन का यानी कि इवैल्यूएशन का जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट आप कह सकते हो, तो उसमें जो आपकी लर्निंग प्रोसेस है उसमें रिफॉर्म करने के लिए यानी कि सुधार करने के लिए जो भी फीडबैक देना उसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट जो है वो कहा जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जो कारक है बच्चों के विकास को प्रभावित नहीं करता है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं बस इस नहीं वाला जो यहाँ पर ऑप्शन पूछा गया है वही हमें कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो एग्जाम्स में बच्चे जो है वो मैक्सिमम इसी कंफ्यूजन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम जो है वो सीधा नहीं वाले ऑप्शन को ढंग से नहीं पढ़ते हैं और सीधा हम सही उत्तर के ऊपर ही क्लिक कर देते हैं। तो आपने नहीं बताना है, ठीक है। तो कौन सा कारक जो है वो बच्चों के विकास को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसा कारक ये है कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है विद्यालय का मध्याह्न भोजन ये बच्चे के विकास को प्रभावित बिल्कुल भी नहीं करता है, ठीक है। बच्चे के विकास को आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी, एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण और सांस्कृतिक संदर्भ यानी कि जो बच्चे की एक कल्चरल जो भी एक्टिविटीज हैं वो भी बच्चे की को कहीं ना कहीं प्रभावित जो है वो करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि विद्यालय का मध्याह्न भोजन जो है वो बच्चे के विकास को प्रभावित नहीं करता है। आगे यहाँ पर उत्तर और भी लिखा गया है कि हालांकि यह अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, यह विकास के मुख्य कारकों जैसे कि आनुवंशिकता और पर्यावरण जितना सीधा नहीं है, ठीक है। तो ये जो मध्याह्न भोजन है ये बच्चे को एक शारीरिक रूप से जो प्रभावित कर सकता है, लेकिन बच्चे की जो डेवलपमेंट है किसी भी तरह की उसमें ये बच्चे को प्रभावित जो है वो नहीं करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देख लीजिए यहाँ पर प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। तो जीन प्याजे जो है यानी कि प्याजे जो है इनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे जो हैं वो वस्तुओं के स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है उसको किस अवस्था में समझते हैं, ठीक है। तो बच्चे जो है एक बहुत ही आपको पता है बच्चे जब छोटे होते हैं तो बच्चों को सिखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसी कौन सी स्टेज है इनकी चारों स्टेजेस में ऐसी कौन सी स्टेज है जब बच्चे जो हैं वो वस्तुओं के स्थायित्व को समझना जो है वो शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस को समझना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये चीज होती है और यहीं पर ये चीज रहेगी। इस तरह की जो स्थायित्व है इसको समझना बच्चे जो है वो कौन सी एज में या कौन सी स्टेज में शुरू करते हैं, तो ये रहेगा संवेदी गामक अवस्था, ठीक है। तो सेंसरी मोटर स्टेज जो है उसमें बच्चे जो है वस्तुओं के स्थायित्व को समझना जो है वो शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
यहाँ पर कोहलर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कोहल वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन ये है। तो कोहल वर्ग जो है इनके नैतिक विकास के सिद्धांत में अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास किस स्तर में आता है? तो आपको पता है कोहल वर्ग के द्वारा जो है वो 3 स्टेजेस दी गई है। उनकी जो एक तरह से आप सब स्टेजेस आप कह सकते हो, उसमें 6 पार्ट आते हैं। तो उनके कौन से जो उनके द्वारा मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी गई है, ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी कोहल वर्ग के द्वारा दी गई है। तो इनके सिद्धांत में एक अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास जो है ये कौन से स्टेज पे आता है? तो कौन से स्टेज पर आता है? ये आता है पारंपरिक स्तर पर, ठीक है, पारंपरिक स्तर पर ये आता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, यानी कि पारंपरिक स्तर जो है वही, उसमें ही अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास जो है वो आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम अभिक्षमता, अधिगम अक्षमता, ठीक है, अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी जो है उस ऐसे बच्चे जो हैं वो बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो सबसे प्रभावी तरीका है वो क्या है? तो जो सबसे प्रभावी तरीका है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं और बहुसंवेदी उपागम को का उपयोग करना, ठीक है। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए जो है वो व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं अपनाना और बहुसंवेदी उपागम का उपयोग करना सबसे परफेक्ट रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक जो है उसको कक्षा में लैंगिक रूढ़िवादिता यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप जो है उसको कैसे कम करना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है एक लैंगिक जो स्टीरियोटाइप जो है ये हमारे समाज का एक बहुत ही आप कुप्रथा कह सकते हो एक तरह से। तो जेंडर जो स्टीरियोटाइप है इसको कम करने के लिए एक शिक्षक को यानी कि एक टीचर को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो टीचर जो है उसको करना चाहिए, उसको लैंगिक समानता पर चर्चा करके और लैंगिक रूढ़िवादी भूमिकाओं के उदाहरण देकर जो है वो उसको कम कर सकता है, ठीक है। तो लैंगिक समानता की बात करके यानी कि लैंगिक समानता के ऊपर चर्चा करके एक टीचर जो है वो बच्चों को समझा सकते हैं कि लड़के और लड़कियां जो हैं वो बराबर होते हैं, किसी भी फील्ड में जो लड़के हैं या लड़कियां हैं वो एक दूसरे से कम नहीं है। और इसी तरह से गैर रूढ़िवादिता जो भूमिकाएं हैं उनका उदाहरण देकर भी आपको जो एक टीचर है वो बच्चे में ये बता सकता है बच्चे को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, यानी कि एनसीएफ 2025 के अनुसार जो है ये शिक्षा का मुख्य जो लक्ष्य है क्या होना चाहिए, ठीक है। तो शिक्षा का जो लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए, शिक्षा का एम। तो एनसीएफ 2005 के द्वारा जो कहा गया है वो कहा गया है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना ही जो है वो एनसीएफ 2025 का मेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अधिगम के लिए आकलन यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग किस पर केंद्रित होता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है यानी कि अधिगम के लिए आकलन जो है ये केंद्रित होता है अधिगम प्रक्रिया के दौरान सुधार, ठीक है, अधिगम प्रक्रिया के दौरान सुधार पर ये केंद्रित जो है वो रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें पूछा गया है कि एक बच्चा जो है वो जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में कठिनाई महसूस करता है उसे किस प्रकार की बुद्धि की कमी हो सकती है? तो एक बच्चा अपनी भावनाओं को जो है वो नियंत्रित नहीं कर पाता है, और अपनी जो उसकी इमोशंस हैं उनको जो कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो कंट्रोल करने में वो कठिनाई महसूस कर रहा है, तो उसे किस प्रकार की बुद्धि की कमी जो है वो हो सकती है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंतराव्यक्तिक बुद्धि यानी कि इंट्रापर्सनल जो इंटेलिजेंस है उसकी जो कमी है उस बच्चे में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे जो हैं वो सीखते हैं सामाजिक अंत्यक्रिया द्वारा, ठीक है, सामाजिक अंत्यक्रिया द्वारा बच्चे बहुत जल्दी उनके
उनका मानना था कि बच्चे जो हैं वो सामाजिक पर्यावरण में रहकर, सामाजिक परिवेश में रहकर जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी जो है वो लर्निंग करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें पूछा गया है एक प्रभावी शिक्षक वह है जो, तो एक प्रभावी शिक्षक कौन कहा जा सकता है? तो एक प्रभावी शिक्षक वह है जो बच्चों को सीखने और प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है। बच्चों को सीखने और सोचने और प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है। वही एक तरह से प्रभावी जो शिक्षक है वो कहा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसलेक्सिया, ठीक है। तो इस तरह की अभिक्षमताएं हैं या जो डिसेबिलिटीज हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है डिसलेक्सिया का मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है? तो जो डिसलेक्सिया है वो किससे संबंधित होती है? वो संबंधित होती है पढ़ने की अक्षमता से रिलेटेड, ठीक है। तो जब बच्चे में पढ़ने संबंधी विकार आ जाता है तो उसको बच्चे को हम कहते हैं कि इस बच्चे को जो है वो डिसलेक्सिया हुआ है, ठीक है। तो डिसलेक्सिया जो है इसी तरह से गणितीय अक्षमता होती है, पढ़ने की अक्षमता तो आपने पढ़ ली, डिसलेक्सिया होता है। इस तरह से लिखने की अक्षमता होती है, बोलने की अक्षमता होती है। तो इसी प्रकार के सभी जो जितनी भी डिसेबिलिटीज हैं उनके सभी के कुछ ना कुछ नाम है। तो यहाँ पर जो पढ़ने वाली जो अक्षमता है या डिसेबिलिटी है वो है डिसलेक्सिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में समस्या समाधान कौशल, बच्चों में समस्या समाधान कौशल यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है बच्चे की उसको विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को क्या करना चाहिए बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करने के लिए? शिक्षक को उन्हें विभिन्न समस्याओं पर सोचने और समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। उन्हें किन्हीं की बात कर रहे हैं हम, उनमें उन्हें का मतलब है बच्चों को, ठीक है। तो बच्चों को विभिन्न समस्याओं पर सोचने और उनका समाधान खोजने के लिए बच्चे को हमने प्रोत्साहित जो है वो करना है। टीचर जो है वो बच्चे को एक तरह से प्रोत्साहित करेगा कि आपने किसी उसको कोई भी प्रॉब्लम दे दी जाती है, कोई भी समस्या दे दी जाती है तो उसका जो पहले तो सोचने और उसका फिर समाधान खोजने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करना ही एक टीचर जो है उसका कर्तव्य बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा, एक बाल केंद्रित जो शिक्षा है यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है इसका क्या अर्थ है? तो आपको पता है पहले की शिक्षा कैसी होती थी? पहले की शिक्षा होती थी शिक्षक केंद्रित शिक्षा, ठीक है। आज की शिक्षा कैसी है? आज की शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बच्चों की आवश्यकताओं और उनकी रुचियों को प्राथमिकता देना, ठीक है। बच्चे की जितनी भी नेसेसरीज हैं या बच्चे की जितनी भी रुचियां हैं उनको प्राथमिकता देना ही चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का अर्थ जो है वो कहा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो अधिगम है उसका सिद्धांत नहीं है, ठीक है। तो अधिगम का सिद्धांत नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि केवल रटने का सिद्धांत, ठीक है। तो केवल बच्चे को रटने का सिद्धांत अगर हम कहेंगे बच्चे को कोई भी टॉपिक पढ़ा दिया हमने या कोई भी चीज हमने बच्चे को सिखा दी, अगर हम बच्चे को कहते हैं कि उस चीज को रट लो तो रट के तो कोई फायदा नहीं है। तो ये अधिगम का सिद्धांत जो है ये नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। ये अधिगम का सिद्धांत बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। जैसे अगर आप बच्चे को क्लास में टेबल्स भी पढ़ा रहे हो तो बच्चे में ऐसी समझ डेवलप हो जाए कि बच्चा जो है उन टेबल्स का अच्छे से प्रयोग कर पाए। ऐसा नहीं है कि बच्चे को एक तरह से बच्चा टेबल्स को रट ही ले और जब उसका प्रयोग करना हो तो वो उस रट्टे को भूल जाए, ठीक है। तो बच्चे में ऐसी समझ विकसित करना है कि बच्चा जो है वो उस टेबल्स को हमेशा याद रखे या बच्चा जो है उसमें ये समझ डेवलप हो जाए कि ये टेबल्स जो है इनका प्रयोग कहाँ और कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक शिक्षक को अपनी कक्षा में विविधता का को सम्मान को कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है एक शिक्षक को अपनी कक्षा में विविधता का सम्मान कैसे करना चाहिए? तो विविधता का सम्मान जो है वो कैसे करना चाहिए? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है वो करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर बोला गया है विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और अनुभवों को शामिल करके,
ठीक है, विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और अनुभवों को शामिल करके जो है वो विविधता का सम्मान जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करते हैं तो 22 नंबर में क्वेश्चन है कि अधिगम की में प्रेरणा, ठीक है, तो अधिगम में जो मोटिवेशन है उसकी क्या भूमिका होती है? अधिगम में मोटिवेशन की भूमिका होती है कि यह यह अधिगम को प्रभावी और सार्थक बनाती है। तो यह अधिगम को प्रभावी और सार्थक बनाती है। मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन की हम बात कर रहे हैं, तो ये मोटिवेशन जो है ये लर्निंग को एक तरह से प्रभावी और सार्थक जो है वो बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा सामाजिक भावनात्मक विकास है, विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, तो कौन सा सामाजिक भावनात्मक विकास का एक पहलू है? ठीक है, तो कौन है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो ठीक रहेगा, यानी कि अपनी भावनाओं को समझना और प्रबंधित करना। ठीक है, ये जो है ये सामाजिक भावनात्मक विकास का महत्वपूर्ण पहलू जो है वो कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, तो इसमें पूछा गया है एक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की क्या भूमिका होती है? तो भाषा की भूमिका बतानी है बच्चे की कौन से विकास में? बच्चे का जो संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है उसमें बच्चे की भाषा की क्या भूमिका रहती है? तो बच्चे की भाषा की भूमिका रहती है ऑप्शन नंबर सी, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। ठीक है, अगर बच्चे में जो एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही विकसित नहीं हुई होगी तो बच्चा जो है वो जो भाषा है उसको अच्छे से नहीं सीख पाएगा। यानी कि भाषा की बात कर रहे हैं हम, तो भाषा जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सुगम बनाती है। ठीक है, और विचारों को आकार देती है। ठीक है, भाषा के द्वारा ही हम अपने मन में विचार सोच सकते हैं। अगर हम हमारे पास कोई भाषा ही नहीं होगी, हमने कोई भाषा ही नहीं जानते होंगे हम, तो हमारे मन में विचार भी कैसे आएंगे? तो विचारों को जो आकार देने का काम है वो भाषा ही करती है, और जो एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको ये सुगम बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 25 में बोला गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को के लिए कौन सी शिक्षा जो है वो अनिवार्य है? ठीक है, तो आरटीई एक्ट जो है ये 2009 एक्ट है, और इसके द्वारा जो है ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कौन सी शिक्षा जो है वो अनिवार्य है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं तो वहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आरटीई एक्ट में बताई गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि रचनात्मक मूल्यांकन जो है, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्ट इसका ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की प्रगति की निगरानी करना और तथा सुधार करना। ठीक है, शिक्षण अधिगम अधिगम प्रक्रिया, ठीक है, लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है उसके दौरान जो है वो छात्रों की प्रगति की निगरानी करना और सुधार करना। ठीक है, तो ये जो है ये एक फॉर्मेटिव असेसमेंट का मेन ऑब्जेक्ट कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चे के सामाजिक विकास में खेल की क्या भूमिका है? तो एक बच्चे के जो सामाजिक विकास है उसमें खेल की क्या भूमिका रहती है? यानी कि जो प्लेइंग करते हैं बच्चे उनका क्या रोल रहेगा? तो बच्चे के सामाजिक विकास में खेलना जो है वो बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करता है। तो खेल जो है ये सामाजिक कौशल और सहयोग विकसित करने में मदद करता है। ठीक है, तो खेल सामाजिक कौशल और सहयोग विकसित करने में मदद जो है वो करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें तो 28 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन विकास के बारे में सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो विकास के बारे में सही है? तो यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं। विकास केवल मात्रात्मक होता है, विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है,
विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है या विकास केवल आनुवंशिकता और से प्रभावित होता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही रहेगा, यानी कि विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। ठीक है, तो विकास का कोई आयाम नहीं होता, ये बहुआयामी होता है और बहुदिशात्मक ये विकास जो है वो रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर पूछा गया है बुद्धि को के बहुआयामी सिद्धांत यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक है, तो बुद्धि के बहुआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो बुद्धि के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। तो इसका प्रतिपादन जो है वो हॉवर्ड गार्डनर जो हैं उनके द्वारा मल्टीपल चॉइस मल्टीपल जो इंटेलिजेंस थ्योरी है वो दी गई है, यानी कि बहुआयामी बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत दिया गया है हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पूछा गया है एक शिक्षक को छात्रों को सीखने के लिए कैसे प्रेरित करना चाहिए। तो एक शिक्षक जो है, एक टीचर जो है, उसे बच्चों को सीखने के लिए कैसे जो है वो प्रेरित करना चाहिए। तो उन्हें डर दिखाकर, उन्हें आंतरिक प्रेरणा विकसित करने में मदद करके, उन्हें केवल पुरस्कार देकर, उन्हें दंडित करके। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही रहेगा। उन्हें आंतरिक प्रेरणा और विकसित करने में मदद करके। ठीक है, उनकी जो एक तरह से आंतरिक जो प्रेरणा है उसको विकसित करने में मदद करके। ठीक है, तो उस तरह से टीचर जो है बच्चे में सीखने के लिए बच्चे को प्रेरित जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा गया है कि सीखने की प्रक्रिया में जो त्रुटियां हैं यानी कि एरर्स जो होते हैं इनकी क्या भूमिका होती है। तो आपको पता है सीखना जो है उसमें बहुत ज़्यादा एरर्स जो है वो किए जाते हैं। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं तो अगर आप एक स्कूटी भी सीखने जा रहे हो या आप ड्राइविंग भी सीखने जा रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप सीधे ही जाकर ड्राइविंग करने लगोगे। आप थोड़ी गलतियां भी करोगे, थोड़े दिन आप गिरोगे उठोगे, गिरोगे उठोगे, तभी जाकर जो है आप उसमें उस कार्य में जो है वो महारत हासिल कर पाओगे। तो सीखना जो है यानी कि जो अधिगम है यानी कि जो एक लर्निंग है उसमें बहुत ज़्यादा त्रुटियां जो हैं यानी कि एरर्स जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा मेन रोल रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है, यानी कि आप अगर लर्निंग कर रहे हो तो ये नेचुरल ही बात है कि उसमें एरर्स जो हैं वो होंगे ही होंगे और अंतर्दृष्टि ये प्रदान करती है। ठीक है, अगर आप एक बार गलती कर रहे हो तो आपके मन में ये आ जाएगा कि नहीं मैं नेक्स्ट टाइम गलती नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये जो है एरर्स जो है यही अंतर्दृष्टि जो है वो प्रदान करते हैं। ठीक है, स्वयं में जो झांकने के लिए जो प्रेरित करते हैं वो एरर्स ही होते हैं, यानी कि हम ये सोचते हैं कि नहीं हमसे ये काम हो नहीं रहा है, वैसे तो हम सोच रहे थे कि बहुत आसान है लेकिन ये काम तो बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है, तो अंतर्दृष्टि जो है वो प्रदान करता है। ठीक है, एरर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो ऐसा कौन सा जो कारक है, ठीक है, वो अधिगम कारक है अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, तो एक तरह से नेगेटिव रूप से नेगेटिव वे से जो है वो प्रभावित करता है। कौन सा कारक है, तो वो है रटना। ठीक है, रटना को मैंने अभी भी आपको बताया कि चीजों को रट कर हम जो है वो याद नहीं रख सकते हैं। ठीक है, रट कर चीजों को याद रखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हम कुछ ही टाइम तक, बहुत कम टाइम तक रट कर चीजों को याद रख सकते हैं, लेकिन अगर हम उन चीजों को समझ कर या अपने दिमाग में बिठा कर उन चीज़ों को सीख रहे हैं तो जो है वो बहुत टाइम तक हमारे साथ वो चीज़ें जो है वो रहने वाली हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 में पूछा गया है कि बच्चों में नैतिक तर्क यानी कि मॉरल रीजनिंग के विकास को समझने के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने काम किया है। तो कौन से मनोवैज्ञानिक ने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने काम किया है। ठीक है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक रीजनिंग, आपको पता है उनकी जो थ्योरी है
कोहल वर्ग की, वो भी मॉरल डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है। और उसमें मैंने आपको बताया 3 स्टेजेस हैं और उसकी 6 जो सब स्टेजेस हैं, ठीक है। तो मॉरल डेवलपमेंट की जो विकास को समझने के लिए जो लॉरेंस कोहल वर्ग हैं, ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इस चीज के ऊपर जो था वो काम किया, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। एक शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए नियमों को स्पष्ट रूप से स्थापित करना, ठीक है। नियमों को स्पष्ट रूप से स्थापित करना और छात्रों की जिम्मेदारी महसूस करने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। बच्चों को जो जिम्मेदारी है उसको महसूस करने के लिए प्रेरित करना जो है वो एक शिक्षक जो है वो अनुशासन बनाए रखने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रतिभाशाली बच्चों यानी कि गिफ्टेड जो चिल्ड्रन होते हैं, इनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो गिफ्टेड चिल्ड्रंस की विशेषताएं जो है ये विशेषताएं हैं कि उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता और रचनात्मकता, ठीक है। इनके पास जो है आईक्यू लेवल इनका जो है वो हाई होता है और इनकी जो है वो क्रिएटिविटी से ये भरपूर रहते हैं, ठीक है। तो प्रतिभाशाली जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं ये क्रिएटिविटी से भरपूर और इनकी जो आईक्यू लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जो शिक्षण का एक प्रभावी तरीका है? तो शिक्षण का एक प्रभावी तरीका कौन सा है? तो वो है कि छात्रों को सक्रिय रूप से शामिल करना, छात्रों को सक्रिय रूप से शामिल करना और अन्वेषण के अवसर प्रदान करना, ठीक है। तो छात्रों को सक्रिय रूप से शामिल करना और अन्वेषण के अवसर जो है वो प्रदान करना, ये एक शिक्षक का शिक्षण का प्रभावी तरीका जो है वो कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजीकरण। सोशलाइजेशन जो है इसकी प्राथमिक एजेंसी क्या है? तो सोशलाइजेशन की जो प्राइमरी एजेंसी है वो क्या है? वो है परिवार, ठीक है। बच्चे को अगर आप सोशल बना रहे हो तो बच्चा जो है वो परिवार से ही सबसे पहले सीखता है। आपको पता है बच्चा जो है वो सबसे पहले परिवार में ही चीज़ों को ज़्यादातर सीखना शुरू करता है। स्कूल तो बच्चा जो है स्कूलिंग एज उसकी 4 से 5 या फिर 5 से 6 ईयर्स में स्टार्ट होती है, लेकिन उससे पहले बच्चा जो है वो सोशल जो बनता है तो उसकी प्राइमरी एजेंसी जो है वो परिवार ही होता है। बच्चा अपने माँ बाप से, अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से जो भी चीज़ें बच्चा जो है वो परिवार से सीखता है वो बच्चे के सोशलाइजेशन की प्राइमरी एजेंसी जो है वो कही जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में चिंतन कौशल यानी कि थिंकिंग स्किल्स जो है विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक बच्चे की जो थिंकिंग स्किल्स हैं यानी कि थिंकिंग उसकी जो थिंकिंग पावर है कह सकते हो आप एक तरह से। तो जो बच्चे की थिंकिंग पावर्स हैं उनको आप विकसित करने के लिए जो है वो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को जो है उन्हें आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। तो उन्हें आलोचनात्मक और रचनात्मक दोनों ही रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित जो है वो करना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम जो है उसके हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का क्या अर्थ होता है? अधिगम के हस्तांतरण में ट्रांसफर यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का क्या मीनिंग होता है? उसका मतलब होता है एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान या कौशल को दूसरी स्थिति में उपयोग करना। उदाहरण के लिए मैं अगर आपको समझाऊं तो अगर एक जो बच्चा है उसने एक साइकिल को चलाना अगर सीख लिया है तो उसको जो बैलेंस बनाना है वो बच्चे को आ गया है। तो अब उसी चीज को वो स्कूटी के ऊपर अप्लाई कर रहा है। तो स्कूटी के ऊपर उसी अधिगम को वो अप्लाई कर रहा है। तो वो जो है वो कहा जा सकता है एक तरह से कि उसने अपने ज्ञान का स्थानांतरण जो कि है अधिगम का स्थानांतरण जो है वो किया है, ठीक है। बच्चे ने पहले साइकिल चलाना सीखा और फिर उसके ऊपर बैलेंस बनाना सीखा। फिर बच्चे ने सीधा जाकर जो है बच्चे की तो क्या बड़े की बात कर रही हूँ मैं। तो फिर उसके बाद जो है जो भी स्कूटी सीख रहा है उसने स्कूटी के ऊपर उसी चीज को अप्लाई कर दिया। तो ये होता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भावनात्मक विकास को प्रभावित करता है। तो कौन ऐसी चीज है जो बच्चों के भावनात्मक विकास को प्रभावित करती है, तो वो है अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों की अंतःक्रिया। ठीक है, तो बच्चे की जो अनुवांशिकता है यानी कि हेरिडिटी है और एनवायरनमेंट, ये दोनों की अंतःक्रिया जब हो जाती है तो इससे बच्चे का भावनात्मक विकास जो है वो प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में जो स्कैफ फोल्डिंग है उसका क्या अर्थ होता है, और इस क्वेश्चन को मैं पिछले 2-3 क्लासेस में भी आपको बता चुकी हूँ। तो स्कैफ फोल्डिंग जो है इसका अर्थ होता है सीखने की प्रक्रिया में अस्थायी सहायता देना। ठीक है, अस्थायी सहायता प्रदान करना वो स्कैफोल्डिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे जो है वो संबोधित करना चाहिए। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे संबोधित करना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विभिन्न शिक्षण रणनीतियों और सामग्री का उपयोग करके। ठीक है, तो विभिन्न शिक्षण रणनीतियों और शिक्षण और सामग्री का उपयोग करके जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को संबोधित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। तो इसमें कौन सा बाल विकास का सिद्धांत जो है वो नहीं है। तो ये यहाँ पर 4 चीजें दी गई हैं कि विकास जो है पूर्वानुमेय होता है, या विकास एक सतत प्रक्रिया है, या विकास एक केवल मात्रात्मक होता है, या विकास सिर से पैर की ओर चलता है। तो विकास जो है यानी कि डेवलपमेंट जो है केवल मात्रात्मक होता है। ठीक है, तो विकास एक मात्रात्मक होता है, ये इसका सही आंसर जो है वो रहने वाला है। ठीक है, तो सॉरी, इसका आंसर ये होगा विकास एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, या तो मात्रात्मक वाला या सतत प्रक्रिया वाला। ठीक है, तो सतत प्रक्रिया है, एक कॉन्टिन्यूस जो है वो विकास होता ही रहता है। ठीक है, डेवलपमेंट जो है वो होती ही रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने की अक्षमता वाले बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण दृष्टिकोण क्या है। तो सीखने की अक्षमता वाले बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण दृष्टिकोण है कि ये बहुसंवेदी और व्यक्तिगत शिक्षण। ठीक है, बहुसंवेदी और व्यक्तिगत शिक्षण जो है वो सीखने की अक्षमता वाले बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण दृष्टिकोण है। ठीक है, क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए जब कोई छात्र प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा में कक्षा में यानी कि इंक्लूसिव क्लास जब चल रही है, यानी कि जहाँ पर सभी बच्चे जो हैं एक साथ मिलकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो वहाँ पर शिक्षक को क्या करना चाहिए जब कोई छात्र जो है वो प्रश्न पूछता है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को प्रश्न का उत्तर देना चाहिए और अन्य छात्रों को भी प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित जो है वो करना चाहिए। ठीक है, अन्य जो जितने भी बाकी स्टूडेंट्स बच जाते हैं उनको भी ये कहना चाहिए कि आप भी क्वेश्चन जो है वो पुट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में तत्परता का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस जो है ये किसने दिया है। ठीक है, तत्परता का नियम यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस जो है किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है एडवर्ड थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है, एडवर्ड थॉर्नडाइक जो थे इनके द्वारा लॉ ऑफ रेडीनेस जो है वो उसका सिद्धांत जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा बच्चों के शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो शारीरिक विकास का महत्वपूर्ण पहलू है गत्यात्मक कौशल यानी कि मोटर स्किल जो है, ये मोटर स्किल का विकास। ठीक है, तो ये जो है ये शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू जो है वो कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 48 तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर पूछा गया है, एक शिक्षक को कक्षा में सकारात्मक अधिगम वातावरण कैसे बनाना चाहिए। तो सकारात्मक यानी कि एक तरह से आप वातावरण इस तरह का कैसे तैयार कर सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव आपने जो है वो इन्वायरमेंट तैयार करना है कक्षा में बच्चे को सिखाने के लिए। बच्चे को एक ऐसा इन्वायरमेंट उपलब्ध करवाना है जिसमें बच्चे जो है वो सीख सकें। तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपने कक्षा का कैसे बनाना है, तो वहाँ पर इसका सही आंसर होगा सहयोग, सम्मान और सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देकर। ठीक है, क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू
ये अवधारणा जो है ये किसने दी है? तो आईक्यू की अवधारणा दी गई है विलियम स्टर्न के द्वारा। विलियम स्टर्न ने जो है वो आईक्यू की अवधारणा जो है वो प्रस्तुत की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो शिक्षा शास्त्र का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी और सार्थक बनाना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी और सार्थक बनाना जो है एक शिक्षा शास्त्र का मुख्य उद्देश्य कहा जा सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको मेरी ये क्लास जो है वो कैसी लगी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन थे इसमें और आपने मेरी क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, मुझे कमेंट करके बताना है, चैनल को लाइक करना है और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास के ऊपर कमेंट करना भी नहीं भूलना है। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।